हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कशन पे मैं ला रहा हूँ कॉम्पोजिट फंक्शंस। आप लोगों ने डेफिनेटली कॉम्पोजिट मटेरियल्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। कॉम्पोजिट मटेरियल्स जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा मटेरियल्स को कंबाइन करके नए मटेरियल्स फॉर्म किए जाते हैं। मैथ्स में दो फंक्शन अगर हैं f(x) और g(x) तो इनके थ्रू भी आप कॉम्पोजिट फंक्शन या दो से ज़्यादा फंक्शन भी हैं तो उनके थ्रू जो नए फंक्शंस फॉर्म करेंगे दोज विल बी द कॉम्पोजिट फंक्शंस। तो चलिए शुरुआत करता हूं सबसे पहले दो फंक्शन के केस से f(x) एंड g(x). फंक्शन बेसिकली एक मशीन की तरह से होता है। जिस तरह से आप मशीन में कुछ इनपुट करते हैं, जैसे x वैल्यू आपने इनपुट करी सपोज फंक्शन में, तो आउटपुट वैल्यू आपको मिलती है y। तो ये मशीन की तरह से ही है। तो सपोज मैं स्टार्ट करता हूं मशीन नंबर 1 से, जो कि है फंक्शन f। दिस इज मशीन 1। मैंने इनपुट किया इसमें x, आउटपुट वैल्यू आपको मिल गई f(x), राइट। अब ये जो आउटपुट वैल्यू है इसको अगर मैं इनपुट कर दूं सेकंड मशीन में, तो फाइनल आउटपुट आपको मिलेगा g(f(x), जिसको डिनोट किया जाता है गॉफ से, गॉफ ऑफ x या गॉफ x। तो ये तो आपका हुआ पहला कॉम्पोजिट फंक्शन g(f(x). नाउ इफ आई चेंज द रोल्स ऑफ द मशीन्स, मैं फर्स्ट मशीन आपसे ले ले रहा हूं मशीन g, इनपुट किया मैंने x, आउटपुट वैल्यू आई gx, और अब इसको मैं इनपुट करने जा रहा हूं सेकंड मशीन में, और इनपुट करने के बाद आपको जो मिलेगा वो मिलेगा f(gx). ये हुआ आपका सेकंड कॉम्पोजिट फंक्शन जिसको डिनोट करते हो fog(x) से। तो दैट मींस अगर दो फंक्शन गिवन है f(x) एंड gx, देन देयर विल बी टू कॉम्पोजिट फंक्शंस f(gx) एंड g(f(x). अब बात ये करने जा रहा हूं कि क्या दो फंक्शन अगर आपको दिए हैं तो कॉम्पोजिट फंक्शन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। मैंने आपको एक्सप्लेन डेलिबरेटली इसी तरह से किया हुआ है, सो दैट आप समझ पाओ कि इस पूरे प्रोसेस में क्या कंडीशन इंपोज होगी। मैं यहां पे जो फंक्शन की वैल्यू है, मतलब फंक्शन की रेंज है, इन वैल्यूज को फंक्शन g में इनपुट कर रहा हूं, और किसी फंक्शन में केवल वही वैल्यू इनपुट हो सकती हैं जो कि उसकी डोमेन का पार्ट हो। कंडीशन यहां पे आएगी रेंज ऑफ f, दैट मींस दीज वैल्यूज शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। और इसी तरह से सेकंड वाले में कंडीशन आएगी रेंज ऑफ g शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। तो ये है एक्चुअल कंडीशन जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि दो फंक्शन के कॉम्पोजिट फंक्शन एग्जिस्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब बात करूंगा क्या आपको हर बार ऐसा करना पड़ेगा। अगर आपको दो फंक्शन गिवन है, आप fog(x) और gOf(x) बिल्कुल निकाल सकते हैं, और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन कंडीशन को समहाउ चेक नहीं करना पड़ता है। उसका एक रीजन ये भी होता है कि अगर आप ये सब चेकिंग करना चाहोगे तो आपको इन फंक्शंस की डोमेन और रेंज निकालनी पड़ेगी। वो टाइम टेकिंग पार्ट होगा आपके लिए। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया फॉग और गॉफ का, तो पता लगा आपका मोस्टली टाइम डोमेन और रेंज निकालने में स्पेंड होगा। इसीलिए जो क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं, फ्रेम किए जाते हैं, उनमें ये कंडीशन ऑलरेडी वेरीफाई करने के बाद ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में ऐसा लिखा है कॉम्पोजिट फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, तब आपको ये कंडीशंस वेरीफाई करनी पड़ेंगी। बट ऐसे क्वेश्चन हार्डली यू विल गेट 1 और 2 क्वेश्चन समवेयर। मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वहां पे इन कंडीशंस को वेरीफाई नहीं किया जाता है। तो ये तो मैंने डिफाइन कर दिया दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन fog(x) एंड gOf(x). हाँ, अगर फंक्शन रिपीट हो जाए तो एक फंक्शन f(f(x) भी बन सकता है, g(gx) भी बन सकता है, और एक्चुअली उसके भी क्वेश्चंस होते हैं आगे। ठीक है, डिफाइन करने के बाद मैं यहां पे एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आपसे ले रहा हूं कि अगर आपको f(x) गिवन है सपोज x² + 3x + 1, और gx गिवन है 2x - 3। पूछने में आपसे ये जा रहा हूं कि fog(x) क्या होगा। ये एक एलिमेंट्री क्वेश्चन है, एक बिगिनर का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास स्टार्टिंग के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि जो f(gx) है, इसमें gx को मैं पुट कर दे रहा हूं 2x - 3, राइट। सो नाउ इट इज f(2x - 3). f(x) गिवन है जो कि ये है।
अब मैं केवल यहां पे x की जगह पुट करूंगा 2x माइनस 3, तो आपको मिलेगा 2x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 2x माइनस 3 प्लस 1। और जैसे मैं ओपन करके सिंप्लीफाई करके ये चेक कर सकता हूं, इट विल बी 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरे तरीके में यह हो सकता है कि मैं f ऑफ gx, fx गिवन है, fx अगर गिवन है तो मैं यहां पे इसको लिख दूं पहले f ऑफ gx, राइट, सॉरी f ऑफ gx तो मैंने रिपीट कर दिया है, बात वो नहीं है। अब जो मैं करूंगा यहां पे f ऑफ gx अगर निकालना तो यहां पे x की जगह gx पुट कर दूंगा, gx होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स gx प्लस 1 and equal to, you will get the same thing, gx whole square means 2x minus 3 whole square, 3 times 2x minus 3 प्लस 1। मतलब दोनों मेथड ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं। ये मैटर नहीं करता है कि आप पहले gx को पुट करके स्टार्ट करते हो या पहले f के थ्रू प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हो, दोनों से आपको सेम आंसर मिल रहा है। तो ये था आपका एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट्री क्वेश्चन बिगिनर के लिए, और आपने नोटिस किया होगा कि मैंने यहाँ पे कंडीशंस को चेक नहीं किया है। विदाउट चेकिंग द कंडीशन मैंने सिंपली यहाँ पे fog x निकाल दिया है। दूसरा पार्ट जो प्रॉब्लम का होगा वो आपके लिए होगा, आप g ऑफ fx इसी तरह से निकाल सकते हो। ठीक, जब आप यहां पे निकाल लोगे g ऑफ fx तो एक बात आप लोग नोटिस करना कि f ऑफ gx और g ऑफ fx इक्वल नहीं आएंगे। इन जनरल fog x एंड gauf x इक्वल नहीं होते हैं। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, इन जनरल fog x एंड gauf x इक्वल नहीं होते हैं। इक्वल कब हो सकते हैं ये आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं मैं। तो इन जनरल fog x और gauf x इक्वल नहीं होते हैं। अब अगर मैंने लिखा इन जनरल, इसका मतलब कभी ये इक्वल हो भी सकते हैं। तो डिस्कशन करने जा रहा हूं इस बात का कि फॉग और गॉफ इक्वल कब होते हैं। फर्स्ट है, अगर fx और gx इनवर्स हैं एक दूसरे के, इफ fx एंड gx आर इनवर्स टू ईच अदर, देन fog x इज इक्वल टू gauf x इज इक्वल टू x होता है, बट फॉर नॉट ऑल द वैल्यूज ऑफ x, फॉर सम स्पेसिफाइड वैल्यूज या इंटरवल ऑफ x। इस पूरे स्टेटमेंट में दो बातें ऐसी हैं जो आपको नोटिस करनी है। फंक्शन fx और gx एक दूसरे के इनवर्स। आई होप सो आपने ये पढ़ा होगा कि अगर एक फंक्शन गिवन है तो उसका इनवर्स कैसे निकाला जाता है। मैं आगे के वीडियोस में आप लोगों से ये डिटेल में डिस्कस करूंगा इनवर्स का पार्ट, बट अभी का एक पार्ट ये है कि अगर फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स हैं तो fog x और gauf x इक्वल होते हैं, और ये वैल्यू इक्वल होती है x के, लेकिन सारे x के लिए नहीं होता, ये x के किसी इंटरवल के लिए होता है। ये भी थ्योरेटिकली डिस्कस नहीं किया जा सकता है कि x के कौन से इंटरवल के लिए ऐसा होगा। जब तक मेरे को फंक्शन f और g नहीं पता होंगे तब तक ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्लियर नहीं किया जा सकता है। लेकिन जहां तक इसकी बात है कि ये इक्वल टू x होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है, और इसके एप्लीकेशन IITs ने भी किए हैं, जेईई मेन में भी इसके एप्लीकेशन हुए हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस में भी क्वेश्चन है, इंटीग्रल कैलकुलस में भी है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये होती है फर्स्ट पॉसिबिलिटी जब fog और gauf इक्वल होते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं सेकंड क्या पॉसिबिलिटी होती है। दो ही पॉसिबिलिटी होती हैं। फर्स्ट होता है ये, सेकंड है अगर fx x प्लस लैम्डा है मान लिया, और gx जो है ये x प्लस म्यू है, जहां पे लैम्डा और म्यू कोई रियल नंबर है। इक्वल अगर होगा लैम्डा और म्यू तो दोनों फंक्शन इक्वल हो जाएंगे, तो fog और gauf भी इक्वल हो जाएंगे। यहां पे मैं ये बताने जा रहा हूं कि अगर लैम्डा और म्यू इक्वल ना भी हुए तब भी देखो fog और gauf इक्वल आएंगे, और मैं इसके लिए ये आपको करके दिखा रहा हूं। नाउ f ऑफ gx का मतलब f ऑफ x प्लस म्यू हो गया, और f ऑफ x प्लस म्यू के लिए यहां पे x की जगह x प्लस म्यू पुट करोगे तो यहां पे भी x की जगह x प्लस
म्यू पुट हो जाएगा और ये आपको मिल गया है फॉग एक्स। नेक्स्ट मैं लिखूंगा g ऑफ एफ एक्स। नाउ g ऑफ एफ एक्स मीन्स g ऑफ x प्लस लैम्डा। नेक्स्ट g ऑफ x प्लस लैम्डा, तो यहां पे x की जगह सब्स्टिट्यूट करोगे x प्लस लैम्डा और प्लस म्यू लिखा ही हुआ था, x प्लस लैम्डा प्लस म्यू। और आप चेक कर लो, फॉग एक्स और कॉफ एक्स दोनों आपको सेम मिल गए। f ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू g ऑफ एफ एक्स, ये आ गया है। तो इन जनरल फॉग और गॉफ इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन इक्वल कब हो सकते हैं, तो ये मैंने आपको दो पॉसिबिलिटी बता दी है, जिसमें से फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी एक इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी होती है। तो मैं अब आप लोगों को इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, विच विल बी वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। तो आपने अभी सेकंड पॉसिबिलिटी पढ़ी थी, जहां पे फंक्शन एफ एक्स अगर x प्लस लैम्डा है और जी एक्स है x प्लस म्यू, उस केस में फॉग एक्स और गॉफ एक्स इक्वल आते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। फंक्शन एफ एक्स एक लीनियर फंक्शन, जी एक्स भी एक लीनियर फंक्शन है, गिवन है फॉग एक्स इज इक्वल टू गॉफ एक्स। तो इतनी जो इंफॉर्मेशन है, इससे आप ये डिड्यूस कर सकते हो कि a और c दोनों की वैल्यू 1 होगी। एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर ये 1 है तो ये x प्लस लैम्डा टाइप का हो गया, c भी अगर 1 है तो ये x प्लस म्यू टाइप का हो गया, और उसी केस में फॉग x और गॉफ x इक्वल आते हैं। तो दैट मीन्स a इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 1 हो गया। अब मुझे केवल ऑप्शंस वेरीफाई करने हैं। a इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 1, पहला ऑप्शन अगर मैं वेरीफाई करूं तो आपको f ऑफ a का मतलब मिलेगा f ऑफ 1, और f ऑफ 1 का मतलब हो गया f ऑफ 1 का मतलब हो गया a प्लस b, और a 1 है तो ये आ जाएगा b प्लस 1। ये आपको मिल गया f ऑफ a। नेक्स्ट मैं लिखूंगा g ऑफ c। g ऑफ c के लिए यहां पे c पुट करोगे, c की वैल्यू 1 है तो आपको ये मिलेगा 1 प्लस d। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। इसी तरह से आपको आगे के ऑप्शन करने वेरीफाई। ऑप्शन बी एफ बी, एफ बी मैं लिखूंगा तो ये आपको मिलेगा एफ बी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी, ए 1 है तो b प्लस बी दैट इज 2b। एफ बी मिल गया 2b। अब मैं निकालूंगा जी बी। जी बी आप देख लो, ये आपको मिल रहा है b प्लस डी। दैट मीन्स ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ठीक है, जी बी आप निकाल सकते हो x की जगह b पुट करके, और c की वैल्यू 1 है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब ऑप्शन सी वेरीफाई करूंगा। ऑप्शन सी के लिए एफ डी निकालना पड़ेगा। नाउ एफ ऑफ डी, यहां पे डी पुट करोगे, यहां पे डी आएगा और a की वैल्यू 1 है तो ये आएगा d प्लस बी। नेक्स्ट है g ऑफ b। नाउ g ऑफ b, तो यहां पे b पुट करोगे, c पहले से 1 है तो ये b आएगा b प्लस d। दिस इज b प्लस d, दिस इज b प्लस d, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अब बचा है आखिरी ऑप्शन वेरीफाई करना, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 और मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट का क्वेश्चन था। ऑप्शन डी है AD प्लस बी इज इक्वल टू BC प्लस डी। आई थिंक सो ये बिल्कुल डायरेक्ट है। AD प्लस बी, ये आएगा, A को 1 रखोगे तो ये आएगा D प्लस बी। BC प्लस डी, यहां पे आप C को 1 रखोगे तो ये आएगा B प्लस डी। B प्लस डी, दिस इज ऑल्सो B प्लस डी, दैट मीन्स ऑप्शन D भी करेक्ट है। तो आप ये समझना कि अगर आपने थ्योरी में एक पार्ट पढ़ लिया था तो उससे आपको कितनी हेल्प मिल जाती है। आप श्योर थे कि ये फंक्शन अगर दिए हैं लीनियर तो फॉग और गॉफ इक्वल तभी होंगे जब A 1 होगा और C भी 1 होगा। किसी के मन में डाउट अगर है तो यहाँ पे फॉग और गॉफ निकाल के ये वेरीफाई कर सकता है कि फॉग और गॉफ इक्वल केवल तभी आएंगे जब A और C दोनों की वैल्यू इक्वल तो हो, साथ साथ 1 हो। सो दिस इज अ होमवर्क फॉर यू कि आप ये चीज खुद ट्राई करें फॉग और गॉफ निकालने के बाद। ठीक है, तो ये था एक क्वेश्चन इस कैटेगरी का। अभी तक इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन वो लिया था जहां पे फंक्शन एफ एक्स दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और एक फंक्शन जी एक्स लिया था 2x माइनस 3। फॉग और गॉफ का क्वेश्चन था, बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन था वो। लेकिन अगर यहां पे फंक्शन एफ एक्स आपको पीस वाइज फॉर्म में मिले, पीस वाइज फॉर्म का मतलब है फंक्शन आपको 2-3 पार्ट में ब्रेक करके दिया जाएगा, फंक्शन जी एक्स भी आपको 2-3 पार्ट में ब्रेक करके दिया जाएगा, और उस केस में कैसे निकाले जाते हैं फॉग और गॉफ, इसके लिए आपको उसका वर्किंग रूल सीखना पड़ेगा।
वो क्वेश्चन बेटर क्वेश्चन होते हैं। जो अभी तक किया गया वो एक एलिमेंट्री क्वेश्चन था। तो अब ये भी बात कर लेता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको यहां पे करने होते हैं। एक क्वेश्चन तो ये हो गया जहां पे fx और gx पीस वाइज फॉर्म में होंगे और आपको फॉग और गॉफ निकालने होंगे, वो तो आपको सीखना पड़ेगा आगे। दूसरा पार्ट होता है जहां पे आपको फॉग x और गॉफ x गिवन होंगे और आपको fx और gx निकालने होंगे। इसके लिए थ्योरेटिकली कोई भी स्टैंडर्ड वर्किंग रूल नहीं होता है। फॉग एक्स गिवन है, गॉफ एक्स गिवन है, तो आपको एनालाइज करके ही निकालना पड़ता है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, या ऑप्शंस के थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हो। ऐसा एक क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है। तीसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे जहां पे आपको दो कॉम्पोजिट फंक्शन में से एक कॉम्पोजिट फंक्शन दिया होगा, या तो फॉग गिवन होगा या गॉफ गिवन होगा। तो दो कॉम्पोजिट में एक फंक्शन गिवन होगा, एक कॉम्पोजिट, और fx और gx में भी एक ही फंक्शन गिवन होगा। एक फंक्शन और एक कॉम्पोजिट फंक्शन, तो आपको निकालना होगा दूसरा फंक्शन क्या होगा। ये आपका टाइप 3 क्वेश्चन आएंगे। इसमें टाइप 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं सेल्फ कॉम्पोजिट फंक्शन के क्वेश्चन, f ऑफ fx या f ऑफ n टाइम्स x। तो ये भी एक टाइप के क्वेश्चन होंगे। और आखिरी एक पार्ट होगा जहां पे आपको दो से ज्यादा फंक्शन के कॉम्पोजिशंस के केसेस में फंक्शंस को निकालना पड़ेगा। तो मैं यहां पे जो नेक्स्ट आपसे लूंगा वो आपसे लेने जा रहा हूं, अगर दो से ज्यादा फंक्शन आपको गिवन है तो आप f ऑफ g ऑफ hx, अगर थर्ड फंक्शन hx है, या इसी तरीके के और फंक्शन किस तरह से आप फाइंड आउट करोगे। तो ठीक है, मैं आगे आने जा रहा हूं आपके इन्हीं कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चंस में से जेई मेन और जेई एडवांस के क्वेश्चन लेने जा रहा हूं जहां पे दो से ज्यादा फंक्शन दिए होंगे। तो मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है तीन फंक्शन के कॉम्पोजिशन पे। देखो, आपने पहला क्वेश्चन किया था, दो फंक्शन गिवन थे f ऑफ x एंड g ऑफ x, और क्वेश्चन में फॉग x और गॉफ x फाइंड आउट करना था। मैंने फॉग x फाइंड आउट कर दिया था। दूसरा एक क्वेश्चन आपने किया था जो बेस था कि फॉग x और गॉफ x इक्वल कब होते हैं। तीसरा पार्ट आपके पास है जहां पे तीन फंक्शन आपको गिवन है और आपको इन तीन का एक कॉम्पोजिट फंक्शन लिखा हुआ है फाई ऑफ x। अब आपको इस कॉम्पोजिट फंक्शन की वैल्यू निकालनी है π/3 पे। तो देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, प्रोसेस वैसा ही होता है जैसा दो फंक्शन के कॉम्पोजिशन का है। नाउ फाई ऑफ x इज इक्वल टू, इट इज h ऑफ f ऑफ g ऑफ x, ये गिवन है। ठीक, इसको मैं लिखने जा रहा हूं h ऑफ f ऑफ g ऑफ x, ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, ये भी। नेक्स्ट स्टेप में जो फंक्शन gx लिखा है इसको मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं, ये आ गया f ऑफ tan x। ठीक है, ये भी। नाउ f ऑफ x गिवन है रूट x, तो f ऑफ tan x विल बी अंडर रूट tan x, ये हो जाएगा h ऑफ रूट ऑफ tan x। और अब लास्ट में मैं hx गिवन है, तो यहीं पे x की जगह मुझको पुट करना है रूट x, यहां पे रूट tan x सॉरी, hx गिवन है, मुझे h ऑफ रूट tan x निकालना है, तो मैं यहां पे रूट tan x पुट करूंगा। और रूट tan x पुट करने के बाद आपको ये मिल जाएगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ये आ जाएगा। ये आप लोगों के लिए काफी देखा हुआ एक फंक्शन है, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। ये tan ऑफ π/4 माइनस x होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपको मिल जाएगा फाई एक्स इज इक्वल टू tan ऑफ π/4 माइनस x। और अब मुझे जिस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है वो पॉइंट मैं यहाँ पे आके पुट कर दूंगा। फाई एट π/3 इज tan ऑफ π/4 माइनस π/3, और ये मैं सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ, इट विल बी tan ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको मिल रहा है माइनस π/12, लेकिन ये ऑप्शन में लिखा अभी कहीं नहीं है, तो दैट मीन्स मुझे इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको लिख सकता हूं माइनस tan π/12, tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। आंसर में एक तो कहीं पे भी माइनस साइन नहीं है, तो मुझे फिर इसे चेंज करना पड़ेगा, और ये मैं लिख सकता हूं tan ऑफ पाई माइनस थीटा। tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, और ये लिखने के बाद आपको ये मिल जाएगा 11 π/12, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन था
ये इसका एक मेथड था। इसका एक मेथड ये भी हो सकता था कि आप शुरुआत में ही यहाँ पे π/3 पुट कर देते, g एट π/3 आप निकाल लेते, वो वैल्यू √3 आती, फिर f ऑफ √3 निकालते, और इसके बाद आप फाइनली उस पर h ऑपरेट करा के भी क्वेश्चन कंटिन्यू कर सकते थे। लेकिन आई थिंक दिस इज द बेटर वन। इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो जिस तरह से आप दो फंक्शन के कॉम्पोजिशन निकालते हैं, वही तरीका होता है तीन फंक्शन के कॉम्पोजिशन का। अच्छा, यहां पे एक क्वेश्चन और जनरेट कर रहा हूं। अगर दो फंक्शन होते हैं तो टोटल आपने पढ़े थे दो कॉम्पोजिट फंक्शन, एक f ऑफ gx और एक g ऑफ fx, लेकिन ये तब था जब फंक्शन का रेपिटेशन अलाउड नहीं था। अगर फंक्शन के रेपिटेशन अलाउड होते तो आपको टोटल चार कॉम्पोजिट फंक्शन मिलते। f ऑफ gx एंड g ऑफ fx तो था ही, आपको f ऑफ fx भी मिलता और g ऑफ gx भी मिलता। ये तो बात हुई अगर दो फंक्शन थे तो रेपिटेशन के साथ टोटल चार कॉम्पोजिट फंक्शन होते। मैं क्वेश्चन अगर फ्लोट कर दूं कि अगर तीन फंक्शन है, जैसे यहां पे है f, g और h, तो अगर तीन फंक्शन दिए हैं तो टोटल कितने कॉम्पोजिट फंक्शन होंगे? ये खुद एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके लिए, नंबर ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन पॉसिबल। अगर तीन फंक्शन आपको दिए हैं और रेपिटेशन अगर अलाउड नहीं है तो टोटल 6 कॉम्पोजिट फंक्शन पॉसिबल होंगे। 6 अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है, लेकिन अगर रेपिटेशन अलाउड है तो टोटल 27 कॉम्पोजिट फंक्शन होंगे। 27। और इसी तरह से अगर n फंक्शंस दिए हुए हैं, डिफरेंट फंक्शंस दिए हुए हैं, रेपिटेशन अलाउड अगर नहीं है तो टोटल n फैक्टोरियल कॉम्पोजिट फंक्शन होंगे, और अगर रेपिटेशन अलाउड है तो टोटल n टू द पावर n कॉम्पोजिट फंक्शन होंगे। मैं आपको इसे क्लियर कर देता हूं, आप अपने नोट्स में इसे लिख लेना। इसे क्लियर करने के लिए मैं सपोज ये वाला पार्ट यहां से हटा दे रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन आई होप सो आपको क्लियर है। और मैंने सपोज यहां पे ले लिया सबसे पहले तीन फंक्शन। तीन फंक्शन का मतलब हो गया तीन मशीन्स, ठीक। इस प्लेस पे या तो आप मशीन F को यूज करोगे या मशीन G को या मशीन H को, क्योंकि फंक्शन इज लाइक अ मशीन। दैट मीन्स इस प्लेस की फिलिंग अप आप 3 वेज से करोगे, और जब ये फिलिंग अप हो गई है और रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो ये फिलिंग अप आप 2 वे से करोगे और ये 1 वे से। तो दैट मीन्स टोटल आपको जो मिल जाएगा वो 6 फंक्शंस मिल जाएंगे अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है। और अगर रेपिटेशन अलाउड है तो इस प्लेस की फिलिंग अप 3 वेज से होगी, ये भी 3 वेज से होगा, ये भी 3 वेज से होगा, तो टोटल 27 फंक्शंस होंगे। आई होप सो आप लोगों ने परमुटेशन टॉपिक में इतना सा बेसिक पार्ट पढ़ा हुआ है कि कितनी तरह से आप इसको फिल कर सकते हो एम्प्टी स्पेसेस को। तो आप ये स्टेटमेंट एक नोट कर लो कॉपी में कि इन केस ऑफ n फंक्शंस देयर विल बी टोटल n फैक्टोरियल कंपोजिट फंक्शंस। मैं लिख दे रहा हूं इन केस ऑफ n फंक्शन, इनफैक्ट n डिफरेंट फंक्शंस, इन केस ऑफ n डिफरेंट फंक्शंस, पहला लिख रहा हूं या आगे लिख देता हूं, इन केस ऑफ n डिफरेंट फंक्शंस टोटल नंबर ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस आर, फर्स्ट पार्ट है n फैक्टोरियल होंगे इफ रेपिटेशन ऑफ फंक्शंस नॉट अलाउड, एंड सेकेंड पार्ट है अगर फंक्शन का रेपिटेशन अलाउड है तो इफ रेपिटेशन ऑफ फंक्शन इज अलाउड। बहुत सिंपल था ये। इनफैक्ट ये खुद एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर आपसे कह दिया जाए टोटल नंबर ऑफ फंक्शन है 7, डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो टोटल कितने कॉम्पोजिट फंक्शन पॉसिबल हो सकते हैं। तो अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला 7 फैक्टोरियल, रेपिटेशन अलाउड है द आंसर विल बी 7 टू द पावर 7। तो खैर ये हुआ आपका तीन फंक्शन के कंपोजिशन का एक केस। मैं डेफिनेटली आगे ऐसे क्वेश्चन में आऊंगा जहां पे आपको n फंक्शंस के कंपोजिशन करने पड़ेंगे। अब मैं आपसे आने जा रहा हूं कंपोजिट फंक्शन के केस में और कैटेगरीज क्या होती, कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं।
तो आगे हम देखते हैं कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है वो है IIT JEE 2011 का एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या हुआ था कि एक इक्वेशन फॉर्म की गई थी जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में 4 कॉम्पोजिशंस यूज किए गए थे और राइट हैंड साइड में 3 कॉम्पोजिशन यूज किए थे। फंक्शन जो गिवन थे वो केवल 2 थे, एक फंक्शन था x² fx, एक फंक्शन है gx sin x। यहां पे जो इक्वेशन है आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपको निकालना है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x जिसके लिए ये इक्वेशन फुलफिल होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है वही क्वांटिटी यहां पे भी लिखी है, बस इस पे एक एक्स्ट्रा फंक्शन f और आउटर साइड से ऑपरेट कराया गया है। इसका यह मतलब हुआ कि मैं सबसे पहले पता करूंगा g ऑफ f, ये फंक्शन किस फंक्शन के इक्वल है, कौन सा फंक्शन आएगा इतने कंपोजिशंस के बाद। तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है, g ऑफ fx। अब देखो फंक्शन fx है x², यहां पे मैं लाऊंगा x²। नाउ g ऑफ x² इज साइन ऑफ x², तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इट इज इक्वल टू g ऑफ साइन ऑफ x²। मतलब मैंने g ऑफ fx जो था जिसमें कि fx है x², g ऑफ x² यहां से निकाल लिया और यहां पे पुट कर दिया इसकी जगह। नाउ g ऑफ साइन ऑफ x², तो यहां पे मैं पुट करूंगा साइन ऑफ x², यहां भी आएगा साइन ऑफ x², दैट मींस इट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ x²। ठीक है, फंक्शन g जो दिया हुआ है इस फंक्शन में x की जगह मैंने साइन ऑफ x² पुट कर दिया है। ये मेरे पास जो आ रहा है ये राइट हैंड साइड है इस इक्वेशन की। अब मैं पता करूंगा लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें एक आउटर में फंक्शन और ऑपरेट होना है, फंक्शन f, और किस पे ऑपरेट होना है, इसी पे, और ये किसके बराबर है, साइन x² के। मैंने फंक्शन f यहां पे ऑपरेट करा दिया। नाउ फंक्शन f जो है वो है x², fx इज x², सो f ऑफ साइन x² विल बी साइन ऑफ x², और इसका भी स्क्वायर। मुझको इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कौन से कॉम्पोजिट फंक्शन है ये पता लग गया है। अब जो अपनी इक्वेशन है वो इक्वेशन हो गई साइन x² होल स्क्वायर, ये है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड का फंक्शन है साइन x²। सो ये वो इक्वेशन है जो अपने को सॉल्व करनी है। अब ये इक्वेशन तो देखो बहुत सिंपल फॉर्म की इक्वेशन क्यों है। अगर मैं इस क्वांटिटी को t डिनोट कर लूं, मैं मान ले रहा हूं से इट इज t, तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ये पूरा t² है। मतलब इस इक्वेशन की फॉर्म आपको t² इज इक्वल टू t मिल गई है। अब आप t को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दो, t² माइनस t इज इक्वल टू 0, इससे t आपको कॉमन मिला और t की 2 वैल्यू आ गई हैं, एक वैल्यू है 1 और एक वैल्यू है 0। अब जो t के इक्वल है वो है साइन x²। मैं प्रॉब्लम में केस बना रहा हूं। पहला केस है अगर t की वैल्यू 1 है और t का मतलब साइन x² 1 है। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, सिंपल फॉर्म की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे लिखा है 1 और मुझको मालूम है कौन से क्वांटिटीज का साइन 1 होता है। तो मेरा अगला स्टेप होगा साइन x² इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2, जहां पे n एक इंटीजर है। आई होप सो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन x की वैल्यू जो होती है, फंक्शन साइन x की वैल्यू वो 1 होती है 2n पाई प्लस पाई बाई 2 पे। यहाँ पे ये वो क्वांटिटी है जिसका साइन 1 है, मतलब ये क्वांटिटी 2n पाई प्लस पाई बाई 2 होनी चाहिए। अब मैं आपसे क्लेम कर रहा हूं कि ये पॉसिबल नहीं है x की किसी भी वैल्यू के लिए। क्यों नहीं है पॉसिबल? लेफ्ट हैंड साइड साइन की वैल्यू है, साइन की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है।
आइए इस साइड पे n एक इंटीजर है, आप सपोज n को 0 पुट कर दीजिए। n को 0 पुट करने पे राइट हैंड साइड आएगी π/2 विच इज 1.57 नियरली इक्वल टू, तो ये 1.57 है, ये -1 से 1 के बीच में है, मतलब ये इक्वेशन होल्ड नहीं करेगी। अब अगर मैं n की कोई भी और वैल्यू लूंगा यहाँ पे, जैसे मैंने 1 ले ली, 2 ले ली, 3 ले ली, तो राइट हैंड साइड जो होगी वो 1.57 से और बड़ा हो जाएगा। अगर मैं n की वैल्यू -1 लेता हूं तो -2π प्लस π/2 जो है ये भी -1 से 1 के बीच में नहीं है, मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन जो है किसी भी x के लिए होल्ड नहीं कर रही है। रीजन इसका आप लिख लेना, साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, इसलिए ये इक्वेशन किसी x के लिए होल्ड नहीं करेगी। अब मैं आ रहा हूं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है अगर साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर मतलब t की वैल्यू 0 हो जाए। ये 0 होने का मतलब है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू n पाई के इक्वल होगी, जहां पे n एक इंटीजर है। ठीक है, ये जब n पाई होगा तो उसके साइन की वैल्यू 0 होती है। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर n पाई है, ये फिर से -1 से 1 के बीच में है, तो मैं ये देखूंगा कि n की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए राइट हैंड साइड भी -1 से 1 के बीच में है, और वो वैल्यू n इज इक्वल टू 0 है। n को अगर मैं 0 ले रहा हूं इंटीजर, तो वो वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। अगर मैं n की वैल्यू को 1 या -1 या 2 या -2 ऐसी कोई भी वैल्यू लूंगा तो राइट हैंड साइड -1 से 1 के बीच में नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि ये इक्वेशन होल्ड केवल तब करेगी जब n की वैल्यू 0 होगी। रीजन मैं यहां पे अब लिख दे रहा हूं, सिंस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज बिटवीन -1 एंड 1। ठीक, नाउ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर 0 है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू n पाई आएगी। ये क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इसका मतलब n एक होल नंबर होगा। n नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो राइट हैंड साइड भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और n एक होल नंबर है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू n पाई है, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ n पाई। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। ओ, फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया आपका, ऑप्शन है प्लस माइनस अंडर रूट n पाई, और n एक होल नंबर है। सो इट वॉज अ क्वेश्चन इन IIT JEE 2011। इस क्वेश्चन में फंक्शन 2 दिए थे, कॉम्पोजिशन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इक्वेशन की फॉर्म t स्क्वायर इज इक्वल टू t थी, जो इजीली आपको t की 2 वैल्यू दे रहा है 0 एंड 1। और इसके बाद आपको यह ध्यान रखना है इक्वेशन सॉल्विंग में कि साइन फंक्शन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। इस सिंपल फैक्ट को यूज करते हुए इक्वेशन से आपको x मिल रहा था। अब आप लोग एक क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लेना। JEE एडवांस 2015 में एक क्वेश्चन आया है कॉम्पोजिट फंक्शन का, 1 और मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट का, वो आपका काम होगा। मैं अभी और कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि अब मुझे थ्योरी कुछ नहीं करनी है। कॉम्पोजिट फंक्शन में केवल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, कितने तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ये मैं सब कुछ आपसे डिस्कशन ले रहा हूं। तो ठीक है, मैं लेने जा रहा हूं इसके बाद एक और क्वेश्चन। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट टाइम IIT में 1998 में पूछा गया था, जहां पे एक फंक्शन g ऑफ fx गिवन था, f ऑफ gx गिवन था, मतलब कॉम्पोजिट फंक्शंस गिवन थे और फाइंड आउट करना था फंक्शन fx एंड gx क्या होंगे। ऑब्वियस सी बात है, इसका बेस्ट मेथड होगा कि ऑप्शन चेक करके आप ये पता कर सकते हैं कि किस ऑप्शन के थ्रू आपको f ऑफ gx एंड g ऑफ fx ये वाले फंक्शन मिल जाएंगे। चलिए मैं चेक करना शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं ऑप्शन ए चेक कर रहा हूं। ऑप्शन ए में चेक करूंगा तो मुझको fx गिवन है, gx गिवन है, मैं लिखूंगा f ऑफ gx। नाउ f ऑफ gx इज f ऑफ रूट x, ठीक है, gx इज रूट x। नाउ f ऑफ रूट x, fx गिवन है, तो f ऑफ रूट x विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट x। और आप ये चेक करो कि क्या f ऑफ gx यही क्वेश्चन में गिवन है। f ऑफ gx जो है वो गिवन है साइन स्क्वायर रूट x, साइन रूट x होल स्क्वायर, दैट मीन्स साइन स्क्वायर रूट x है ये। दैट मीन्स अभी तक ये लग रहा है कि ऑप्शन ए ही शायद सही होगा, लेकिन मैं अभी g ऑफ fx भी निकालूंगा।
नाउ g of fx इज g of sin square x, राइट। fx की जगह पुट कर दिया sin square x। g of x आपको गिवन है रूट x, यहां पे मैं यहां पे पुट करूंगा x की जगह sin square x, तो g ऑफ साइन स्क्वायर एक्स आ गया रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। और मैं जो ऑप्शन ए के थ्रू वेरीफाई कर रहा था, देखते हैं क्या g ऑफ एफ एक्स प्रॉब्लम में भी दिया हुआ है। अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स जो होता है ये मॉड साइन एक्स होता है, क्योंकि डेफिनीशन होती है मॉड की कि मॉड ऑफ एक्स जो होता है वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, अगर रूट के इनसाइड कोई स्क्वायर क्वांटिटी है तो रूट और स्क्वायर हटाने के बाद वो वैल्यू मॉड के टर्म में आती है। ये डेफिनेशन है मॉड एक्स की। तो रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज मॉड ऑफ साइन एक्स, और ये क्लियर हो चुका है कि ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए ही मैं वेरीफाई कर रहा था। एफ एक्स जी एक्स दिए थे, मैंने फॉग एक्स निकाला, मैंने गॉफ एक्स निकाला, और वही फॉग और गॉफ आ गए जो प्रॉब्लम में मुझको गिवन थे। सो नाउ ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेकिन सपोज अब आने वाले समय में अगर ये क्वेश्चन किसी तरह से वन ऑप्शन करेक्ट वाले में आपको ना मिला, न्यूमेरिक टाइप में, न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पे अगर किसी ने फ्रेम कर दिया, तो आपको फिर इसे निकालना तो आना चाहिए ना। यहां तो ऑप्शन के थ्रू वेरीफाई हो गया, और ये एक ही बार आया है क्वेश्चन आज तक इस टाइप का, जहां पे फॉग एक्स और गॉफ एक्स गिवन थे और एफ एक्स जी एक्स निकाल लेते। पहली चीज ये समझ लो कि अगर आपको फॉग एक्स और गॉफ एक्स गिवन है तो एफ एक्स और जी एक्स को निकालने का कोई भी स्टैंडर्ड थ्योरेटिकल रूल नहीं होता है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट कि अगर फॉग एक्स और गॉफ एक्स गिवन है तो एफ एक्स और जी एक्स को निकालने का कोई भी स्टैंडर्ड रूल नहीं है। ये काम केवल एनालाइज करके हो सकता है, एनालिसिस के थ्रू। मैं कोशिश करता हूं कि आप वो एनालिसिस पार्ट डेवलप करो। देखो मैं करके दिखा रहा हूं। मुझको गिवन था g of fx is mod of sin x and f of gx given था sin square root x। और अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं और आपको एनालाइज करना है। तो एनालाइज करने के लिए आप किस तरह से थिंकिंग लाओगे ये बताने जा रहा हूं। देखो, g ऑफ एफ एक्स को फॉर्म करने में या बनाने में दो फंक्शन यूज हो रहे हैं, एक साइन फंक्शन, एक मॉड फंक्शन। और मुझे ये मालूम है कि ये जो है ये दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन है। तो ये क्लियर दिख रहा है कि एक फंक्शन साइन इन्वॉल्व हो रहा है, एक फंक्शन मॉड इन्वॉल्व हो रहा है। मैंने यहां पे लिखा एक साइन इन्वॉल्व हो रहा है और एक मॉड इन्वॉल्व हो रहा है। ये एनालाइज करने की टेक्निक डेवलप करा रहा हूं मैं आपको। नाउ एफ ऑफ जी एक्स के लिए आप ये कह सकते हैं एक फंक्शन साइन है, एक फंक्शन रूट है, एक फंक्शन स्क्वायर है। मतलब यहां तो आपको तीन फंक्शन दिख गए। एक फंक्शन साइन है, एक स्क्वायर है, एक रूट है। अब ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जो कनेक्शन देखेगा यहां पे आगे। इन दोनों फंक्शन को बनाने में साइन तो यूज हो ही रहा है। जिसने ये पता कर लिया कि मॉड और रूट और स्क्वायर, मॉड, रूट एंड स्क्वायर में क्या रिलेशन होता है, वो इस क्वेश्चन को कर पाएगा। समहाउ वो रिलेशन मैंने बोर्ड पे यहां पे लिखा ही हुआ है। रूट स्क्वायर का रिलेशन मॉड से ये होता है। जिसको ये क्लिक कर गया कि हाँ यार रूट स्क्वायर और मॉड में ये रिलेशन है, वो करेगा कैसे? वो ये कहेगा कि रूट और स्क्वायर इसको आप मॉड के फॉर्म में ला सकते हैं। मतलब जो ऊपर फंक्शन लिखा है मॉड ऑफ साइन एक्स, इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट। ठीक है, मॉड एक्स अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर है तो अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स विल बी मॉड ऑफ साइन एक्स। हमेशा ये याद रखना, रूट के अंदर अगर स्क्वायर क्वांटिटी है तो रूट और स्क्वायर हटाने के बाद मॉड आता है। ये गलती मत कर देना कि रूट और स्क्वायर हटाया और एक्स लिख दिया। It is against the definition of modulus function. So now what is this? Mod of sin x is under root sin square x, ये है sin square root x। और इनको फॉर्म करने में, चाहे वो ये फंक्शन हो चाहे वो ये फंक्शन हो, इन दोनों को फॉर्म करने में एक फंक्शन साइन स्क्वायर यूज हो रहा है, दोनों में यूज हो रहा है ना साइन स्क्वायर, और एक फंक्शन रूट यूज हो रहा है। तो मैं ये श्योर हो चुका हूं
कि एक फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स होगा, एक फंक्शन रूट एक्स होगा। ये श्योरिटी आ चुकी है। फर्स्ट फंक्शन इनिशियली इन दो फंक्शन से बना था, सेकंड फंक्शन इन तीन फंक्शन से बना था, दोनों में साइन कॉमन था। इसका यह मतलब हुआ कि जो दो फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स होंगे उनमें से एक फंक्शन में साइन जरूर इन्वॉल्व होगा, दूसरा फंक्शन उसी को स्ट्राइक करेगा जो ये सोच सकता है। वो तुरंत ये कहेगा कि मॉड रूट और स्क्वायर में रिलेशन होता है। इसका ये मतलब हुआ कि मैं यहाँ पे जो मॉड लिखा हुआ है इसको कन्वर्ट करके लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आखिरी काम, इनमें से कौन सा एफ एक्स है और कौन सा जी एक्स है। तो आई थिंक ये काम आपके लिए आसान इसलिए है क्योंकि मैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन का एक मेथड ऑप्शन चेक करके कर चुका हूं। जिसने एफ एक्स इसे मान लिया, जिसे जी एक्स लिया, वो अब अगर फॉग और गॉफ निकालेगा तो उसको यही सेम कॉम्पोजिट फंक्शन मिल जाएंगे। ये है मेथड और ये क्वेश्चन एक ही बार आया हुआ है। इसका कोई भी स्टैंडर्ड मेथड नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम आपको एनालाइज करना पड़ेगा ये, या अगर ऑप्शंस लिखे हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए, आप ऑप्शन के थ्रू वेरीफाई कर लेना। सो नाउ ये एक क्वेश्चन आपका हो गया इस कैटेगरी का। मैं अगला क्वेश्चन जो आपसे लूंगा उसमें दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स में एक फंक्शन दिया होगा और जो कॉम्पोजिट फंक्शन बनते हैं उनमें भी एक ही दिया होगा, तो आपको निकालना होगा दूसरा वाला फंक्शन क्या होगा। तो ठीक है, मैं आपसे अगला क्वेश्चन जो लेने जा रहा हूं वो इसी कैटेगरी का ले रहा हूं। ये वो क्वेश्चन है जहां पे फंक्शन जी एक्स गिवन है, एफ ऑफ जी एक्स गिवन है, एफ एक्स निकालना है। मैं ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको एक तरीका बताने जा रहा हूं, लेकिन ये याद रखना कि मैं जो भी बताने जा रहा हूं वो तभी वैलिड होगा जब जी ऑफ एक्स गिवन है एंड एफ ऑफ जी एक्स गिवन है, ना कि जी ऑफ एफ एक्स। अगर ये गिवन है जी एक्स एंड एफ ऑफ जी एक्स, या एफ एक्स दिया होता और यहां पे दिया होता जी ऑफ एफ एक्स, तो आप दूसरा फंक्शन कैसे निकालते? इसके लिए मैं बहुत छोटी सी चीज आपसे डिस्कस कर रहा हूं। अगर मैं आपसे ये कह देता हूं कि एफ ऑफ जी एक्स होल क्यूब है, ये मैं मान ले रहा हूं, सपोज ऐसा है। अगर एफ ऑफ जी एक्स होल क्यूब है तो मेरा क्वेश्चन है एफ एक्स क्या होगा, और मुझे ये लगता है कि ये आपके लिए बहुत आसान है। ये जो लिखा है जी एक्स, यहां भी लिखा है जी एक्स, अब मैंने यहां कर दिया एक्स, तो यहां भी आप क्या कर दोगे? एक्स। तो अगर एफ ऑफ जी एक्स होल क्यूब है तो एफ ऑफ एक्स जो होगा वो एक्स क्यूब होगा। ठीक है इतना? अब मैं यही प्रिंसिपल यहां पे लगाऊंगा। ये मुझको गिवन है एफ ऑफ जी एक्स। अगर मैं एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू को जी एक्स के टर्म में निकाल लूं जैसा कि यहां लिखा हुआ था, अगर एफ ऑफ जी एक्स जो कि अभी एक्स के टर्म में है, अगर मैं इसको जी एक्स के टर्म में लिख दूं, लिखने जा रहा हूं, देखिए कैसे लिखूंगा। एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू, ये साइड मैं जी एक्स के टर्म में लाने जा रहा हूं और इसके लिए मुझे हेल्प करेगा ये गिवन पार्ट। यहां से मैं x की वैल्यू निकाल ले रहा हूं, x पावर 1/3 की वैल्यू यहां से 2 माइनस जी एक्स आ रही है। सही है इतना? x टू द पावर 1/3 की वैल्यू 2 माइनस जी एक्स है। मैं यहां पे इन सब की जगह पुट करने जा रहा हूं ये माइनस x टू द पावर 1/3 की वैल्यू 2 माइनस जी एक्स है। इसका जब मैं क्यूब करूंगा तो वो x की वैल्यू मुझको मिलेगी 2 माइनस जी एक्स होल क्यूब प्लस 5 टाइम्स x टू द पावर 1/3 विच इज 2 माइनस जी एक्स। नेक्स्ट है माइनस x टू द पावर 2/3, जिसका मतलब है x टू द पावर 1/3 और इसका स्क्वायर। मैंने एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू कंप्लीटली जी एक्स के टर्म में निकाल ली है। अगर एफ ऑफ जी एक्स के टर्म में है तो मैं एफ एक्स निकाल सकता हूं। इसके लिए मुझे इसकी जगह एक्स रखना पड़ेगा। यहां पे मैं जी एक्स की जगह पुट करने जा रहा हूं एक्स। इस रिलेशन में मैं जब एक्स पुट करूंगा जी एक्स की जगह, यहां भी आएगा एक्स, आगे भी आएगा एक्स जी एक्स की जगह, और ये आ गया फाइनली
मेरे पास फंक्शन fx जिसे आप होल क्यूब एंड होल स्क्वायर ओपन करके सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये था इस क्वेश्चन का सलूशन। अब ये याद रखना कि अगर f ऑफ gx है और gx गिवन है तभी आप इस तरीके की वर्किंग कर सकते हो। यहां पे अगर gx होता और g ऑफ fx गिवन होता, gx होता, g ऑफ fx गिवन होता, तो आपको फंक्शन fx निकालने के लिए अगेन कोई भी स्टैंडर्ड तरीके नहीं होते हैं। आपको ऐसी चीजों को थ्रू ऑप्शन करना पड़ता है या बहुत ही लिमिटेड ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप किसी एक रूल से कर पाओगे। ऐसा क्वेश्चन मैं आपसे आगे कभी लूंगा अपनी लाइव क्लास में। मैं वैसा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, इसके लिए आपको एक बार खुद ट्राई करना पड़ेगा। मैंने एक केस आपको करा दिया है, gx गिवन है, f ऑफ gx गिवन है, तो आप fx निकाल सकते हैं। ये मेथड हमेशा वैलिड है, इससे आप इस कैटेगरी के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन अभी भी कॉम्पोजिट फंक्शन में और कैटेगरीज होती हैं, तो मैं आ रहा हूं इसके बाद एक और क्वेश्चन में जहां पे फिर से कुछ नया पार्ट यूज होने जा रहा है। अब जो क्वेश्चन मैं आपसे लेने जा रहा हूं उसमें फंक्शन fx आपको पीस वाइज फॉर्म में दिया है। जिसको पीस वाइज फॉर्म ना मालूम है वो देख लें। यहाँ पे ये फंक्शन आपको दो पार्ट में ब्रेक करके दिया है। जब इस तरह से फंक्शन दिया जाता है तो कहते हैं फंक्शन को पीसेस में डिवाइड कर दिया है, पीस वाइज फॉर्म। इसी तरह से फंक्शन gx भी आपको पीस वाइज फॉर्म में दिया हुआ है। जब फंक्शन fx और gx पीस वाइज फॉर्म में दिए हैं तो कैसे आप गॉफ x निकालोगे या इवन फॉग x निकालोगे, इसका एक सेट वर्किंग रूल होता है। जो आप में से वो वर्किंग रूल सीख लेगा उसके लिए इस तरीके के क्वेश्चन में फाइंडिंग इजी होगी। अदरवाइज ये एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है। तो बेहतर होगा जो रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं आप उसी को फॉलो करें। इनफैक्ट ऐसे केसेस में क्वेश्चन करने के दो मेथड होते हैं। मैं आपसे केवल एक मेथड लूंगा क्योंकि कमांड आप कर पाओगे तो केवल उसी मेथड में कर पाओगे। दूसरा जो मेथड होगा वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम बदलता रहेगा। इसलिए बेहतर है एक ऐसे मेथड को सीखो जो यूनिवर्सली वैलिड हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के सलूशन को, और इस पे थोड़ा अटेंटिव रहिएगा। इसमें आप वीडियो को मेरे पॉज करके भी देख सकते हैं। ये पार्ट आपको सीखना ही है। फंक्शन fx दिया है, gx दिया है, गॉफ x निकालना है। फर्स्ट स्टेप जो इन क्वेश्चंस का होता है ये हमेशा एक बहुत ही सिंपल स्टेप है। नाउ g ऑफ fx ये निकालना है और मुझको gx मालूम है। यही जो gx है यहां पे आप x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, सब जगह f ऑफ x। यहां पे भी x की जगह fx, यहां भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। तो फर्स्ट स्टेप बहुत आसान है। g ऑफ fx जो आपको मिलेगा वो आएगा 2 टाइम्स f ऑफ x। यहां पे आएगा 3 माइनस f ऑफ x। आगे आपको मिलेगा ये इंटरवल, इतना पार्ट आपको आ गया। तो इस पार्ट में तो खैर कभी कोई दिक्कत किसी को होती ही नहीं है। केवल g ऑफ x जो दिया है उसी में सब्स्टिट्यूट कर देना है x की जगह f ऑफ x। अब देखो अगला स्टेप क्या होगा। नॉर्मली जब कोई फंक्शन पीस वाइज फॉर्म में आपको लिख के दिया जाता है या आप फाइंड आउट करते हो तो यहाँ जो इंटरवल्स होते हैं, ये इंटरवल अगर आप यहाँ पे देखें तो x के इंटरवल है, x के इंटरवल है। लेकिन यहाँ पे अब इंटरवल कौन सा आ गया, y का इंटरवल, f ऑफ x फंक्शनल वैल्यू का इंटरवल। और हर y का एक करस्पॉन्डिंग x होता है, हर y की एक प्री इमेज होती है x। अगर फंक्शन fx की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तो मुझको निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे इनके करस्पॉन्डिंग मतलब इनकी प्री इमेजेस x कौन सी वैल्यूज हैं। मेरा अगला स्टेप जो होने जा रहा है ये पता करने के लिए होने जा रहा है कि इसके करस्पॉन्डिंग x वैल्यूज कौन सी हैं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा x के इंटरवल्स आने चाहिए। मैं निकालूंगा इसके करस्पॉन्डिंग x के इंटरवल और यही काम करूंगा मैं यहाँ पे भी, इसके करस्पॉन्डिंग x के इंटरवल। तो दूसरा स्टेप है आपको करस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज निकालनी है। कैसे निकालेंगे ये वैल्यू? इस वैल्यू को निकालने के लिए आपको सजेस्ट मैं कर रहा हूं कि आप फंक्शन fx का ग्राफ ड्रॉ कर दें। मतलब आपका स्टेप नंबर 2 है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx
so that we can find the corresponding values of x from this interval. सेकेंड स्टेप आप नोट कर लेना, सेकेंड स्टेप है फंक्शन fx का ग्राफ ड्रॉ करना। फंक्शन fx ये लिखा हुआ है, ग्राफ का इश्यू नहीं है, ग्राफ सिंपल होगा क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन का पार्ट है और ये एक क्वाड्रेटिक है, पैराबोला है। तो मैं अगले स्टेप में फंक्शन fx का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप अपनी कॉपी में इसे लिख जरूर लें, फंक्शन fx का ग्राफ। अब देखिए, अगर x नेगेटिव है तो मुझे ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लाइन। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 जो स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से होगी। मैंने इस ग्राफ को x की निगेटिव वैल्यूज के लिए केवल बनाया हुआ है, ये ग्राफ मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि क्लियरली मेंशन्ड है अगर x नेगेटिव है देन फंक्शन fx इज x प्लस 1। x की नेगेटिव वैल्यू के लिए ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये ग्राफ है y इज इक्वल टू x प्लस 1 का। यहाँ पे ग्राफ में एक होल होगा क्योंकि जीरो पे यहाँ इक्वालिटी नहीं है, मतलब मुझे इस वैल्यू को ग्राफ में कवर नहीं करना है। अगला पार्ट है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो मुझे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरह से होता है, लेकिन मैं ये ग्राफ केवल ड्रॉ करूंगा x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए। ये मेरे पास कंप्लीटली जो ग्राफ आ रहा है ये फंक्शन fx का ग्राफ आ गया है। तो स्टेप नंबर 2 है फंक्शन fx का ग्राफ ड्रॉ करना, जो मैंने कर दिया है। अब आते हैं वापस यहाँ पे। अगर फंक्शन fx की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, इस पॉइंट पे y वैल्यू 1 है जहां पे ग्राफ में होल लगा हुआ है, वो तो आप चेक कर ही लोगे। x को अगर आप 0 पुट करोगे तो यहाँ पे y 1 है। -1 फंक्शन की वैल्यू यहां कहीं है, मुझको देखना है अगर fx की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। -1 से 1 के बीच में मतलब इतना पार्ट। जब आप इतने पार्ट को देख रहे हो तो फंक्शन fx की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बना दे रहा हूं और यहाँ पे भी एक डॉटेड लाइन बना दे रहा हूं। अब आप नोटिस करो फंक्शन fx की वैल्यू -1 से 1 के बीच में जब होनी है तो एक ग्राफ आपको ये मिल रहा है। इसमें जितने भी पॉइंट हैं इस ग्राफ में सबकी y वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, और ग्राफ का एक पार्ट ये मिल रहा है जिसकी फंक्शनल वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। मुझको ये मालूम है कि इस पॉइंट की x वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, वो तो क्लियर है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर y की वैल्यू 1 है इस जगह तो x की वैल्यू भी 1 होगी, y 1 है तो x भी 1 होगा। इस पॉइंट की x वैल्यू भी मेरे को मालूम है -2 होगी, वो तो मैं यहाँ पे जब y की जगह -1 पुट करूंगा तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। y की जगह -1 पुट करूंगा तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। मुझको करस्पॉन्डिंग x मिल गए हैं। अगर fx की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तो एक ग्राफ मुझे ये मिल रहा है, एक ग्राफ ये मिल रहा है। जब ये वाला ग्राफ मैं देख रहा हूं तो x की वैल्यू -2 से 0 के बीच में, जब ये वाला ग्राफ देख रहा हूं तो x की वैल्यू -2 से 0 के बीच में। इसके करस्पॉन्डिंग एक इंटरवल आपको अपने को मिल रहा है x की वैल्यू -2 से 0 के बीच में, और एक इंटरवल आएगा x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। इसके करस्पॉन्डिंग ये दो x के इंटरवल आ गए हैं। -2 से 0 वाले इंटरवल पे जब आप देख रहे हो -2 से 0, तो जब 0 की तरफ आ रहे हो तो ग्राफ में यहाँ पे होल लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे इक्वालिटी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी होगी। 0 पे अगर यहाँ इक्वालिटी नहीं है तो एक तरफ तो आनी ही है, तो 0 पे इस तरफ इक्वालिटी आ जाएगी। अब बात करता हूँ 1 की। 1 पे इक्वालिटी होगी या नहीं होगी, इसको चेक करने का बड़ा आसान एक तरीका बता रहा हूं। मान लो आप अपनी तरफ से इक्वालिटी लगा दो, इसका मतलब आपने x इज इक्वल टू 1 को यहां इंक्लूड कर लिया है। वापस आ जाइए ग्राफ में, अगर x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू भी कितनी मिल रही है, 1। अगर x की वैल्यू 1 को मैंने इंक्लूड कर लिया है तो फंक्शन fx की वैल्यू भी 1 है। क्या यहाँ पे fx इज इक्वल टू 1 इंक्लूडेड है? नहीं है,
इक्वालिटी नहीं लगी है, फंक्शन fx की वैल्यू 1 यहाँ इंक्लूडेड नहीं है, इसका मतलब मुझे x इक्वल टू 1 को भी इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि मैं अगर 1 को इंक्लूड करूंगा तो इसका मतलब fx की वैल्यू 1 पे वो हो रहा था, और fx इक्वल टू 1 है नहीं यहाँ पे, तो x इक्वल टू 1 भी यहाँ पे नहीं होगा। इनफैक्ट आपको कभी भी किसी भी जगह इक्वालिटी का सिंबल लगाने में अगर प्रॉब्लम हो तो आप अपनी तरफ से पहले लगाओ, ये काम आप मन में कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे किसी को डाउट है, उसने कहा सर पता नहीं यहाँ पे इक्वालिटी होगी या नहीं होगी, उसने कहा 0 पे इक्वालिटी मैंने लगा दी है, और अब मैं चेक करूंगा ये सही है कि नहीं। अगर x इज इक्वल टू 0 पे आओगे तो 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू 0 है, फंक्शन fx इज इक्वल टू 0, यहां पे fx इज इक्वल टू 0 इंक्लूडेड है। अगर fx इज इक्वल टू 0 इंक्लूडेड है तो उसकी प्री इमेज x मेरे को लेनी है, और वो प्री इमेज है x इज इक्वल टू 0। fx इज इक्वल टू 0 पे x भी 0 है, इसलिए यहां पे ये इंक्लूड होगा। तो मैंने करस्पॉन्डिंग x के दो इंटरवल इसके करस्पॉन्डिंग निकाल लिए हैं। अब बात करूंगा इसकी। अगर fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, यहां पे fx इज इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 में ग्राफ ये मिल रहा है, इसमें जितने भी पॉइंट है सबकी fx वैल्यू 1 से बड़ी है। तो जब मैं ये वाला ग्राफ देख रहा हूं तो इसमें जितने भी पॉइंट है सबकी x वैल्यू 1 से बड़ी है। अगर x 1 से बड़ा है तो fx की वैल्यू भी 1 से बड़ी है, इसका करस्पॉन्डिंग x का इंटरवल मेरे को ये मिल गया है। तो सारा एफर्ट जो होता है इसी को निकालने में होता है, इसी में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। जो करस्पॉन्डिंग यहाँ पे fx का इंटरवल होता है उसका करस्पॉन्डिंग आपको x निकालना पड़ता है, और वो इंटरवल मैंने निकाल दिए हैं। अब अगला स्टेप देखो क्या होने जा रहा है। मुझे फर्स्ट इंटरवल x का मिल रहा है -2 से 0, नेक्स्ट इंटरवल मिल रहा है x का 0 से 1। पहले यही दो इंटरवल केवल लिख रहा हूं। अगर x की वैल्यू ये है तो यहां पे जो fx लिखा है वो क्या होगा, x प्लस 1 होगा कि x स्क्वायर होगा। आपको अगर इंटरवल -2 से 0 दिया है मतलब निगेटिव वैल्यूज x की कवर्ड है, और अगर x निगेटिव है तो फंक्शन fx x प्लस 1 है, तो यहां पे x प्लस 1 आएगा, 2 टाइम्स x प्लस 1। ये आपको मिल गया इस इंटरवल के लिए, क्योंकि इस इंटरवल में x की निगेटिव वैल्यूज कवर्ड है। x की निगेटिव वैल्यू के लिए फंक्शन fx x प्लस 1 है, मैंने यहां x प्लस 1 लिख दिया है। अब आ रहा हूं अगले इंटरवल पे 0 से 1। अगर x 0 से 1 के बीच में है तो आते हैं फिर यहां पे x पॉजिटिव है, इनफैक्ट करेक्ट बोलोगे तो नॉन नेगेटिव है। अगर x नॉन नेगेटिव है, अगर x नॉन नेगेटिव है तो फंक्शन fx x स्क्वायर है, तो मैं यहां पे अब fx की जगह x स्क्वायर पुट करूंगा, ये आएगा 2x स्क्वायर। इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन जो था वो ये लिखा हुआ था। अगर x -2 से 0 के बीच में तब भी ये 2fx है, 0 से 1 के बीच में तब भी ये 2fx है। बस एक बार fx की जगह x प्लस 1 आएगा जब आप ये इंटरवल लोगे, और अगर आप ये वाला इंटरवल लोगे तो fx की जगह x स्क्वायर आएगा। अब लास्ट पार्ट है, अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो यहां से fx को हटाना है। आइए वापस fx में, अगर x 1 से बड़ा है इसका मतलब वो 0 से भी बड़ा है, और अगर 0 से बड़ा है तो फंक्शन fx होगा x स्क्वायर, यहां पे मैं पुट करूंगा x स्क्वायर। ये फाइनली पूरा प्रोसेस होता है कॉम्पोजिट फंक्शन निकालने का, जब फंक्शन fx और gx पीस वाइज फॉर्म में आपको दिए हों। ये चीजें जेई एडवांस के लिए रेलिवेंट होती हैं, लेकिन जेई मेन 2019 में ऐसा एक क्वेश्चन आ चुका है जहां पे फंक्शन पीस वाइज फॉर्म में था और आपको कॉम्पोजिट फंक्शन निकालना था। तो इस पार्ट को आप में से कोई भी छोड़ नहीं सकता है। देखो यार, मैथ्स में ये तो होता ही है, कोई चीज़ बहुत आसान हो सकती है तो किसी चीज़ को समझने में आपको टाइम ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मैंने इस क्वेश्चन के पहले क्या बोला था, पॉज करके थोड़ा अटेंटिव होके इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को आप देखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का एक मेथड होता है, और इस मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको ऑब्वियसली ग्राफ ड्राइंग आनी चाहिए। सिंपल ग्राफ यूज होते हैं केवल। दूसरा मेथड, ये मैं क्लियर कर दूं, दूसरा मेथड
इन जनरल आसान नहीं होता है। किसी और क्वेश्चन में हो सकता है वो क्वेश्चन वो मेथड बेहतर हो, लेकिन बेहतर है कि मैं उस मेथड को आपसे डिस्कशन में ना लाऊं। अभी ये मेथड है, ये बेस्ट मेथड होता है, ये फेल नहीं होता है, या इनफैक्ट ये फेल केवल तभी हो सकेगा जब आपको फंक्शन एफ(x) का ग्राफ ही नहीं पता होगा, और ये बहुत ही रेयर कभी होगा जब फंक्शन एफ(x) का ग्राफ होता ही नहीं होगा, या हो सकता है आपके लिए डिफिकल्ट हो। फॉर एन ऑब्जेक्टिव एग्जाम ये माना जाता है जो फंक्शन आपको दिए जाते हैं सिंपल फॉर्म के फंक्शंस होते हैं जिनकी ग्राफ ड्राइंग पॉसिबल होती है। आपको मैं फिर बोल रहा हूं कि आपको इसी मेथड को टारगेट करना है। यही है मेथड फॉर ऑल ऑफ यू। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूं कि दो मेथड जो होते हैं उसमें से ये होता है बेस्ट मेथड, इसी से आप कमांड कर पाओगे क्वेश्चन में। तो मैं इसको एज सच एक बार फिर से बता देता हूं थोड़ा जल्दी में। f(x) पीसवाइज फॉर्म, g(x) पीसवाइज फॉर्म, g(x) निकालना है। पहला स्टेप g(f(x) निकालना है, तो यहाँ पे x की जगह सब जगह f(x) लिख दिया गया, सब जगह। जब फंक्शन पीसवाइज फॉर्म में बनता है तो यहाँ पे हमेशा x के इंटरवल्स होते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे f(x) का इंटरवल आ गया है, तो आपको उस f(x) का करस्पॉन्डिंग x निकालना होगा। और वैसे भी हर y की एक प्री इमेज होती है, तो आपको इस y की प्री इमेज x निकालनी होगी, और उसको निकालने के लिए आप ग्राफ ड्रॉ करोगे f(x) का। ग्राफ में एक मिनिमम लेवल ऑफ एक्यूरेसी आपको लानी पड़ेगी। मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, f(x) -1 से 1 के बीच में, तो मैंने -1 बनाया, 1 बनाया, और इसके बीच में ग्राफ ये मिल रहा है और ये मिल रहा है। इस ग्राफ के लिए x की वैल्यू -2 से 0 है, इस ग्राफ के लिए x की वैल्यू 0 से 1 है। दो इंटरवल आ गए, जिधर होल लगा हुआ है उस तरफ हमेशा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगी। -2 से 0 तक 0 की तरफ 0 पे होल लगा हुआ है, इसलिए स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। बाकी अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है इक्वालिटी को लेके, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर होता है तो आप वहां पे इक्वालिटी मान लिया करो, मानने के बाद आप ग्राफ पे आया करो और देखा करो कि वहां पे f(x) की वैल्यू क्या आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया था 0 पे कि 0 मैंने x अगर मान लिया तो f(x) की वैल्यू 0 है, और f(x) = 0 इस इंटरवल में इंक्लूडेड है, मतलब जो y यहाँ इंक्लूडेड है मुझे उसका x लेना ही पड़ेगा, इसलिए इक्वालिटी आ गई है। और लास्ट काम होता है यहां से f(x) को हटाओ, या तो x + 1 पुट करोगे या x² पुट करोगे, ये इंटरवल को देख के किया जाता है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे कॉम्पोजिट फंक्शन में सबसे ज्यादा ध्यान आपको इसी पे देना पड़ेगा, और मैंने एक सफिशिएंट टाइम आपको इसके लिए दे दिया है। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए अभी इसके बाद 2 क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आप इसे ट्राई कर लेना। कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो मैं आगे आपसे इसको डिस्कशन पे ले लूंगा। तो जो अभी आप लोगों से मैंने डिस्कस किया, इस पे मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, आपको आंसर्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं मैंने। देखो, जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन f(x) आपको अभी पीसवाइज फॉर्म में नहीं दिख रहा है, और इसी तरह फंक्शन g(x) भी पीसवाइज फॉर्म में नहीं है। लेकिन अगर आप मॉड हटाओगे, यहां से मॉड हटाने के लिए आपको इस इंटरवल को 2 पे ब्रेक करना पड़ेगा। ये आपका बेसिक पार्ट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो जैसे ही आप इस इंटरवल को 2 पे ब्रेक करोगे तो ये इंटरवल 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक -1 से 2 और एक 2 से 3, और फिर आप इसको ब्रेक करके मॉड को यहां से हटा लोगे। यही सेम काम आपको यहां पे भी करना पड़ेगा। और जैसे ही आपने इन दोनों फंक्शन को मॉड से फ्री किया, आपको जो फंक्शन f(x) और g(x) मिलेंगे वो पीस वाइज फॉर्म में मिलेंगे। तो मैंने आपका काम थोड़ा बढ़ा दिया है। आपका एक बेसिक और चेक होगा कि आप सही से मॉड को हटाएं, फंक्शन पीस वाइज फॉर्म में लाएं, और इसके बाद जो मेथड आपसे डिस्कस किया है एफर्ट लगाएं और उसको सीखें। ज़रूरी है आपके लिए मेथड सीखना। मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लोगों को उसमें होती है, बट एफर्ट लगाइए। प्रीवियस वाले क्वेश्चन को थोड़ा पॉज करके समझिए, फिर से एक बार खुद सॉल्व करिएगा और फिर इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है, इसमें फंक्शन मैंने केवल एक दिया है आपको f(x) पीस वाइज फॉर्म में, और अब फाइंड आउट करना है f of f(x). देखो, प्रोसेस सिमिलर है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। आप x की जगह f(x) रखोगे, यहां f(x), यहां f(x), यहां भी f(x) और यहां भी f(x). तो आपका फर्स्ट स्टेप जब आप करोगे f of f(x), यहाँ पे f(x) के इंटरवल आ जाएंगे, और अब आपको मालूम है कि अगर f(x) का इंटरवल आ रहा है तो आपको करस्पॉन्डिंग x के इंटरवल निकालने पड़ेंगे, और इसके लिए आप f(x) का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इस क्वेश्चन का भी प्रोसेस सिमिलर होता है।
तो आप ऐसे क्वेश्चन से मैं यही कहूँगा आप बच नहीं पाएंगे। जेईई मेन 2019 में ऐसा जो क्वेश्चन आया था उसकी फॉर्म इस टाइप की थी, सिंगल फंक्शन था, एफ ऑफ एफ एक्स निकालना था और वहाँ पे शायद डिफरेंशियबिलिटी प्रॉब्लम में डिस्कस करनी थी। तो आप फंक्शन निकालेंगे तभी आप वो वर्क कर पाएंगे। तो इन दोनों को ट्राई कर लीजिएगा, आंसर मैंने दोनों के प्रोवाइड कर दिए हैं आपको। मैं अभी एक क्वेश्चन इस पे और लूँगा। वहाँ प्रॉब्लम क्या होगी कि वहाँ पे फंक्शन एफ एक्स का ग्राफ ही आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि उस फंक्शन का ग्राफ होता ही नहीं है। हाँ, ऐसा फंक्शन होता है जिसका ग्राफ ही नहीं हो सकता, आप ड्रॉ नहीं कर सकते उसे। तो मेरा अगला क्वेश्चन जो होने जा रहा है वो एफ ऑफ एफ एक्स की फाइंडिंग पे ही होगा, फंक्शन पीस वाइज फॉर्म में होगा, लेकिन हम ग्राफ नहीं बना पाएंगे। तो बिना ग्राफ ड्रॉ करे हमको करस्पॉन्डिंग एक्स के इंटरवल निकालने होंगे। तो ठीक है, मैं लेने जा रहा हूं आपसे इसके बाद अगला क्वेश्चन एफ ऑफ एफ एक्स की फाइंडिंग पे। इस क्वेश्चन में आप फंक्शन एफ एक्स का ग्राफ नहीं ड्रॉ कर पाओगे, इसका ग्राफ ड्रॉइंग पॉसिबल नहीं है। फंक्शन एफ एक्स है एक्स जब एक्स एक रैशनल नंबर है और 1 माइनस एक्स जब एक्स एक इर्रेशनल नंबर है। इस टाइप के फंक्शन को कहा जाता है क्लास ऑफ डिरिचलेट फंक्शन। डिरिचलेट फंक्शन मैं आपको लिख देता हूं। डिरिचलेट फंक्शन जो होता है वो पहले बता देता हूं क्या होता है। और डिरिचलेट थे कौन? डिरिचलेट एक फिजिसिस्ट थे, मैथ्स और फिजिक्स में इन्होंने वर्क किया था और इन्होंने ही एक फंक्शन फ्रेम किया था और उन्हीं के नाम पे ये फंक्शन है डिरिचलेट फंक्शन, और यू कॉल इट डिरिचलेट फंक्शन। ये वो फंक्शन था। फंक्शन एफ एक्स 1 है अगर एक्स एक रैशनल नंबर है, 0 है अगर एक्स एक इर्रेशनल नंबर है। और अब इस कैटेगरी के, इस तरीके की ब्रेकिंग के जितने फंक्शंस होते हैं उनको आप कहते हो क्लास ऑफ डिरिचलेट फंक्शन है। मैं इस फंक्शन के बारे में या इस फंक्शन के बारे में आपसे डिस्कशन आगे करूंगा, ये मेरे डिस्कशन का पार्ट है। पीरियोडिसिटी जब आप पढ़ोगे डिटेल में, एक वीडियो उसका भी आएगा पीरियोडिक फंक्शंस का, तब मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा। अभी द थिंग इज कि जब डिरिचलेट फंक्शन या क्लास ऑफ डिरिचलेट फंक्शंस जो होते हैं इनकी ग्राफ ड्रॉ नहीं किए जा सकते हैं। मैं इस डिबेट पे नहीं आ रहा हूं क्यों नहीं ड्रॉ किए जा सकते हैं, बस इस फॉर्म का अगर कोई फंक्शन है ग्राफ नहीं ड्रॉ कर पाओगे। अब अगर ग्राफ नहीं ड्रॉ कर पाएंगे देन हाउ टू फाइंड एफ ऑफ एफ एक्स। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो तो आप कर ही लोगे। एफ ऑफ एफ एक्स, यहां पे x की जगह फिर से आपको सब जगह एफ एक्स पुट करना है। एफ एक्स 1 माइनस एफ एक्स बिलोंग्स टू q एंड एफ एक्स बिलोंग्स टू q डैश, मतलब इर्रेशनल। इतना कर लिया मैंने। पहला स्टेप तो सिंपल होता है। दूसरे स्टेप में आपको इसके करस्पॉन्डिंग x निकालना पड़ता है जिसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते थे। अब ये काम मैं बिना ग्राफ के करूंगा और आपको ये भी पता लगेगा कि ये काम आप बिना ग्राफ के भी कर सकते हैं। मैंने ग्राफ प्रेफर किया था क्योंकि वो कन्वीनियंट ज्यादा माना जाता है। अगर एफ एक्स रैशनल नंबर है, अब आते हैं एफ एक्स में। ये है एफ एक्स जिसकी दो वैल्यू है, ये या ये। इन दोनों में रैशनल कौन सा है? ये, क्योंकि यहां लिखा है x रैशनल है, x रैशनल है और यहां x ही लिखा है और ये fx की वैल्यू है। तो fx रैशनल कब हुआ? जब x रैशनल है। यहां पे तो इर्रेशनल है, x इर्रेशनल है तो 1 माइनस एक्स भी क्या होगा? इर्रेशनल है। तो fx यहां पे रैशनल वैल्यू ले रहा है, यहां पे इर्रेशनल वैल्यू ले रहा है। तो ये रैशनल कब है? जब x खुद रैशनल है। तो इसका करस्पॉन्डिंग x आ गया x बिलोंग्स टू q। अगर एफ एक्स रैशनल है तो ये तभी होगा जब x रैशनल है। अब आते हैं यहां पे, और ये भी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, ये होगा क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि एफ एक्स की ये क्वांटिटी, ये वैल्यू इर्रेशनल है। तो ये इर्रेशनल कब है? जब x इर्रेशनल है। तो अगर एफ एक्स इर्रेशनल है तो x भी इर्रेशनल होगा। आखिरी पार्ट, अगर x रैशनल है तो fx क्या होगा? अगर x रैशनल है तो fx क्या है? x। यहां पे आएगा x। ठीक, आते हैं इस पार्ट पे। x बिलोंग्स टू q डैश, तो fx क्या होगा? 1 माइनस एक्स। यहां पुट करूंगा 1 माइनस एक्स। और आप ध्यान दो यहां पे क्या हुआ है, ये तो x है, यहां भी 1 और 1 कैंसिल आउट होगा, ये भी
x है, इसका मतलब ये फंक्शन फाइनली x आ गया है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, चाहे वो नंबर रैशनल हो चाहे वो नंबर इरैशनल हो। तो ये था इसका मेथड। और आप डिरिचलेट फंक्शन के लिए परेशान ना होना, ये डिटेल में मैं आपसे पीरियोडिसिटी के वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा अभी ये। तो ठीक है, इट वाज क्वेश्चन नंबर 8। अब जो इसके बाद के मेरे क्वेश्चन है वो फाइनल टाइप है कॉम्पोजिट फंक्शन की, तो आपसे लेने जा रहा हूं इसके बाद आगे का क्वेश्चन। तो मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी टाइप बिल्कुल डिफरेंट है। फंक्शन fx आपको गिवन है x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, और आपको जो निकालना है वो f टू द पावर करके लिखा है 2020। पहले समझते हैं इसका मतलब क्या है। डिफाइन किया है f ऑफ fx, इसको डिफाइन कर दिया f स्क्वायर x। ये नॉर्मली वो पावर्स नहीं है जो आप लगाते हैं कहीं पे, इसको डिनोट किया गया है कि f ऑफ fx अगर f स्क्वायर x डिनोट कर दें f क्यूब x, f ऑफ x, जिसको फर्दर f ऑफ f स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो इसी तरह आपको ये निकालना है। इसका मतलब है फंक्शन f को 20 टाइम्स ऑपरेट कराया गया है। कैसे करते होंगे ऐसे क्वेश्चन? इन क्वेश्चन को करने में क्या होता है कि आपको f ऑफ x गिवन है, अब आप निकालोगे f ऑफ fx या फिर f ऑफ fx। होगा क्या, पैटर्न्स बनना शुरू होंगे। f ऑफ x दिया है, आपने f ऑफ fx निकाला, फिर f ऑफ fx निकाला। आपने शुरू के 3 इस तरीके के फंक्शंस निकाले, और अगर उनमें एक पैटर्न बना, जैसे होता है प्रोग्रेशन में, जैसे AP में 1 है, 4 है, 7 है, तो आपको मालूम है कि अगला टर्म 10 होगा और nth टर्म क्या होगा ये भी आपको पता होता है। यही सेम चीज यहाँ पे हो सकती है कि आप शुरू के 3 टर्म अराउंड निकाल लो, 3 फंक्शन, और फिर जनरलाइज करके ये बता सकोगे कि ये क्या होगा। ये तो एक तरीका होता है। दूसरा ये भी होता है किसी क्वेश्चन में कि आपने fx लिया, f ऑफ fx निकाला जिसको डिनोट किया f स्क्वायर x से, f क्यूब x निकाला, और तब तक ये कंटिन्यू करते चले गए जब तक कि आपको सेम फंक्शन रिपीट होकर ना दिख जाए। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है मैं करके दिखा रहा हूं। मैं 2 क्वेश्चन लूंगा इसमें, एक क्वेश्चन ये, एक इसके बाद और लूंगा जो कि आखिरी क्वेश्चन होगा आपके लिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो f स्क्वायर x लिखा है जो कि f ऑफ fx है, तो f ऑफ x गिवन है, इसी में x की जगह मैं fx पुट कर दूंगा। इट इज fx माइनस 1 अपॉन fx प्लस 1 पुट कर दिया। अब फंक्शन fx जो दिया हुआ है अपने को वो मैंने यहां पे पुट कर दिया। ठीक है, ये पुट हो गया। अब मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूं। सिंप्लीफाई करोगे तो ये एलसीएम लोगे ऊपर आएगा, ये भी लोगे आएगा, और फाइनली x प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको मिलेगा x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 एंड अपॉन डिनोमिनेटर विल बी x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, जिसमें ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये वैल्यू कितनी आ रही है देखो, यहाँ पे x और x कैंसिल आउट होगा, -2 आएगा, यहाँ पे 1 और 1 कैंसिल आउट होगा, ये 2x आएगा, सो इट इज -1/x। f स्क्वायर x ये आपको मिल गया है -1/x। अब मैं निकालूंगा f क्यूब x। f क्यूब x का मतलब है f ऑफ f स्क्वायर x, जिसमें से f स्क्वायर x आ चुका है -1/x, यहां पे पुट कर दिया -1/x। ठीक है, fx मालूम है, इसी में x की जगह -1/x पुट करने जा रहा हूं। इट विल बी -1/x माइनस 1 अपॉन -1/x प्लस 1। इतना पार्ट अपने को यहां तक मिल चुका है। ठीक, अब मैं इसे फर्दर फिर सिंप्लीफाई कर रहा हूं। इट विल बी -1 माइनस x अपॉन x जो आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, अब नहीं लिख रहा हूं उसे, अपॉन -1 प्लस x, इतना आ गया, जिसमें से मैं माइनस कॉमन लेने के बाद इसे लिख सकता हूं x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x। और आप ये देखो अभी भी ये पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। fx जो लिखा था वो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 था, और f क्यूब x यहां तक आ गया। अभी मुझे कोई भी सेटिस्फैक्टरी पैटर्न्स नहीं मिल रहे हैं। fx आया, f स्क्वायर x आया, f क्यूब x आया।
मैं इतने से कुछ भी डिड्यूस नहीं कर सकता हूं, तो मैं निकालूंगा अब f टू द पावर 4, जिसका कि मतलब होगा f ऑफ f क्यूब x। ठीक है, अब इसे निकालने जा रहा हूं। f ऑफ f क्यूब x जो दिया है दैट इज x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x। ये है f क्यूब x फंक्शन जो यहां निकला हुआ है। नाउ f ऑफ x जो दिया हुआ है उसमें x की जगह पुट करूंगा ये पूरी वैल्यू। f ऑफ x जो दिया है उसमें ये पुट करूंगा, और पुट करने के बाद आएगा x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x प्लस 1, इतना पार्ट आ गया है। मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूं, फिर से मैं एलसीएम लूंगा, आपको मिलेगा x प्लस 1 माइनस 1 प्लस x अपॉन डिनोमिनेटर, ये मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि एलसीएम लेने के बाद ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। डिनोमिनेटर में x प्लस 1 प्लस 1 माइनस x, ये कैंसिल आउट हो गया, ऊपर 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, आया 2x, यहां पे आया 2 और ये आ गया x। यहां से अब मैं जनरलाइज कर लूंगा, अगर f ऑफ x पावर पे 4 लिखा है, ये अगर x है तो f टू द पावर 8 अगर मैं निकालूंगा, डायरेक्टली मैं 8 पे आ रहा हूं 4 के मल्टीपल पे, क्योंकि इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये भी मैं निकाल ले जाऊंगा, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं f टू द पावर 4 एंड f टू द पावर 4। ये x आ चुका है तो ये हो गया f टू द पावर 4 ऑफ x, ये x आ गया था ना, और f टू द पावर 4 ऑफ x ये फिर से x है। दैट मीन्स यहां पे मैं 4 का कोई भी मल्टीपल लिखूंगा तो फंक्शन क्या आएगा, x। ये भी क्या है, 4 का मल्टीपल है, तो आंसर क्या आ गया, x। अब समझ में आना चाहिए आपको क्या होता है इनमें क्या होता है कि fx दिया है, आपने f स्क्वायर x निकाला, f क्यूब x निकाला, कोई पैटर्न नहीं बन रहा था, ना कुछ रेपिटेशन हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैं f टू द पावर 4 पे आया, ये मुझको बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म का एक फंक्शन मिल गया x। मैंने कहा अगर ये x है तो पावर अगर मैं 8 करूंगा, करके दिखाया आपको कि ये भी आपको x मिल रहा है, f टू द पावर 12 भी आएगा x, और इसी तरह से f टू द पावर 20 भी x होगा। तो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं कि ये वैल्यू x के बराबर है। तो ये था इस कैटेगरी का एक क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे इस वीडियो को लेने जा रहा हूं जहां पे पैटर्न्स फॉर्मेशन होगा। तो पैटर्न फॉर्मेशन का क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, इसके लिए एक आखिरी क्वेश्चन आपके सामने। तो अब इस वीडियो का एक फाइनल क्वेश्चन आपसे ले रहा हूं जहां पे fx गिवन है 3 प्लस 4x और निकालना है fx होल टू द पावर n। मैं फिर कहूंगा ये एक्चुअली पावर वाला केस नहीं है। आपको पिछले क्वेश्चन में मैं f टू द पावर 20 निकाला था, उसका मतलब था फंक्शन f को 20 टाइम्स कंपोज किया गया है। ये निकालते हैं, देखें कैसे बनेगा। मुझे इसके लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा, पहले मैं fx लिख देता हूं, 3 प्लस 4x है, मैं निकालूंगा f स्क्वायर x और वो आएगा f ऑफ fx, और f ऑफ fx जो होगा वो होगा 3 प्लस 4 टाइम्स fx। यहीं पे x की जगह आप fx पुट करोगे तो ये आएगा 3 प्लस 4 टाइम्स fx विच इज 3 प्लस 4 टाइम्स। अब मैं fx को पुट कर दे रहा हूं 3 प्लस 4x, और मैं अभी इसे सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं इस डायरेक्शन में काम कर रहा हूं कि देखते हैं पैटर्न्स बनते हैं या नहीं। हाँ, सिंप्लीफाई कर भी सकता हूं, लेकिन अभी ऐसे ही छोड़ रहा हूं, जरूरत पड़ेगी सिंप्लीफाई भी करूंगा। नेक्स्ट मैंने लिखा f क्यूब x। नाउ f क्यूब x जब मैं लिखूंगा तो इट इज f ऑफ f स्क्वायर x, ये आपने पिछले क्वेश्चन में किया ही था, f ऑफ f स्क्वायर x। नाउ f स्क्वायर x ये आ चुका है और मुझे उस पर f ऑपरेट कराना है। यहीं पे जो fx है इसमें x की जगह मैं पुट कर रहा हूं f स्क्वायर x। ठीक है, ये भी सिंपल है। नाउ f स्क्वायर x की वैल्यू जो ऊपर लिखा है यहां से पुट कर दे रहा हूं, 3 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 4x, इतना आ गया। अब मैं ये क्लियर देख सकता हूं कि मैं एक पैटर्न बना सकता हूं। देखना कैसे बना रहा हूं पैटर्न, ये ध्यान देना। इससे शुरू कर रहा हूं, 3 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 4 स्क्वायर x। मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
1 प्लस 4 प्लस 4 स्क्वायर। देखो ध्यान से, 3 है तो 3 इंटू 1, 3 इंटू 4 तो 3 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 3 कॉमन है तो 4 स्क्वायर, प्लस एक क्वांटिटी और बच रही है 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 4 क्यूब एक्स। मैंने इस पैटर्न पे इसे लिख दिया है। ये चीजें एक्चुअली प्रोग्रेशन टॉपिक में होती है जहां पे आपको पैटर्न्स बनाने होते हैं, आप पैटर्न्स खराब नहीं करते हो वहां पे। ये पैटर्न इसका बन रहा है। ऊपर जो पार्ट लिखा है इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 1 प्लस 4 प्लस 4 स्क्वायर एक्स, एंड आई होप सो इसके बाद आप इसे जनरलाइज कर सकते हैं। जो यहां पे भी जनरलाइज नहीं कर पाएंगे उनको f टू द पावर 4 निकालना पड़ेगा। देखो जनरलाइज हो रहा है, 3 इंटू 1 प्लस 4, 4 स्क्वायर एक्स, वहां f स्क्वायर एक्स है तो यहां पे स्क्वायर आ रहा है, यहां पे f क्यूब एक्स है तो यहां पे क्यूब आ रहा है। दैट मीन्स अगर मुझको लिखना हो f टू द पावर n तो ये मुझको क्लियर है कि मुझे यहां पे 4 टू द पावर n इंटू एक्स तो मिलेगा। f क्यूब में 4 क्यूब, f स्क्वायर में 4 स्क्वायर, तो f टू द पावर n में 4 टू द पावर n। मैंने पैटर्न देखते हुए इसको जनरलाइज कर लिया है। अब बात करता हूं यहां पे, ये एक जीपी है, देयर आर 3 टर्म्स, वहां पे f3 लिखा है, यहां पे 3 टर्म है, तो अगर मैं fn लिखूंगा या f टू द पावर n तो इट विल बी 3 इंटू 1 प्लस 4 प्लस 4 स्क्वायर, और ये n टर्म्स की एक जीपी है। f क्यूब में 3 टर्म्स की जीपी है, f टू द पावर n में n टर्म्स की जीपी है। मैं इस जीपी के सम का फॉर्मूला लगा रहा हूं विच इज a इंटू a तो 1 है, r टू द पावर n, r की वैल्यू 4 है, कॉमन रेशियो, r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये हो गया जीपी के सम का फॉर्मूला, प्लस 4 टू द पावर n इंटू एक्स, इतना पार्ट मिल गया है। ये जो वैल्यू है ये 3 है, 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और इट विल बी 4 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 4 टू द पावर n इंटू एक्स, और मुझे सक्सेस मिल गई है f टू द पावर n निकालने में पैटर्न्स बना के। तो ये एक्चुअली 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं इस कैटेगरी में। पिछले क्वेश्चन में मुझे f टू द पावर 4 तक निकालना पड़ा, और f टू द पावर 4 जो था वो बहुत ही सिंपल फंक्शन x आ गया था, तो f टू द पावर 8, f टू द पावर 12 ये सभी x हो गए थे, तो f टू द पावर 20 भी x हो गया था। यहाँ पे मैंने निकालना शुरू किया f क्यूब तक। हाँ, जरूरत पड़ती मैं f टू द पावर 4 भी निकालता, बट मैं इतने से ही जनरलाइज करके इसको लिख सकता हूं, और ये इसका आंसर हो गया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही पार्ट है। मैंने आपको डिफरेंट वैरायटीज ऑफ काफी सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं इस कैटेगरी के। कॉम्पोजिट फंक्शन एक ऐसा पार्ट होता है जिसके एप्लीकेशन आपको डिफरेंट टॉपिक्स में मिलेंगे। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा मिनिमा, आपको फंक्शन एफएक्स दिया होगा, आपको हो सकता है एफ ऑफ एफ एक्स की कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करना पड़े। इसका ये मतलब हुआ कि जो आपने इस वीडियो में किया ये एक टूल था मैथ्स का जो जगह जगह यूज होगा। तो फ्रेंड्स, आप प्रैक्टिस करिए इसके लिए, और इस वीडियो को मैं चाहूँगा आप बहुत ध्यान से देखें। इट्स अ वेरी यूजफुल वीडियो, काफ़ी कुछ मैंने कवर किया है इसमें, और इसके लिए आप एफर्ट लगाइए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपसे फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा किसी नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।